बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज को, चैप्टर 13 से रिलेटेड था। उसमें हमने फर्स्ट पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज को डिस्कस किया था जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है टू द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। अब अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 13 में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर आपको याद हो तो हमने वाटर के साथ इन एलिमेंट्स का रिएक्शंस डिस्कस किए थे। अब उसमें से मैग्नीशियम के जो रिएक्शंस थे वो टू टाइप्स के थे। नंबर 1 के जिसमें कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्शन करे, और सेकंड जो था वो स्टीम के साथ रिएक्शन करे, वाटर वेपर्स के साथ एट हाई टेम्परेचर। और फिर यही रिएक्शंस हमने ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स के केमिस्ट्री में भी डिस्कस किए थे, जिसमें वो वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहे थे। ग्रुप सेकंड ए इज कंपोज्ड ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री जो होगी वो सेम होगी और वाटर के साथ वो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकंड रिएक्शन में मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट बन रहा है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए स्टूडेंट्स आपने कम से कम मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैग्नीशियम किस ग्रुप का मेंबर है, what is the atomic mass of magnesium, what is the atomic number of magnesium and what is the electronic configuration of magnesium। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो जो चेकिंग करने वाला प्रोफेसर साहब होंगे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि why सोडियम क्लोराइड does not conduct current in solid state। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि अगर हम एलिमेंट्स के लिए, प्योर एलिमेंट्स के लिए जो कि बॉन्डेड कंडीशंस में ना हो, उनसे अगर हम करंट की पैसेज या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे हम मेटल्स में कहते हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उनसे सॉलिड स्टेट में करंट पास हो सकता है। अब अगर हम बात करें जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, इसमें से सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है। अगर इनसे हम करंट की पैसेज की बात करेंगे सॉलिड स्टेट में तो हम कहते हैं कि करंट की पैसेज के लिए आयोनिक सब्सटेंसेस में फ्री आयंस होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने चाहिए। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं लेकिन इनकी मोशन नहीं है, ये अलाउड नहीं है सॉलिड स्टेट में मोशन करने के लिए। लेकिन अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में हीट देकर सॉलिड से सोडियम क्लोराइड को लिक्विड में कन्वर्ट करें या इसको हम सोल्यूशन बनाए, वाटर में मिक्स करें, किसी और सॉल्वेंट में इसको हम मिक्स करें, तब ये आयंस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और करंट पास हो सकेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसान अल्फाज में ये होगा स्टूडेंट्स कि देयर आर नो फ्री आयंस फॉर द मोशन फॉर द पैसेज ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, और इसका आंसर जो है बिकॉज ऑफ नो फ्री आयंस, शॉर्ट वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। और ये आंसर जो है सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है ये आप लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रुबीडियम इज बिलो पोटेशियम इन ग्रुप फर्स्ट ए, मतलब पोटेशियम और रुबीडियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। प्रिडिक्ट हाउ विल इट रिएक्ट विद वाटर एंड क्लोरीन। पूछा गया है आपसे कि पोटेशियम और रुबीडियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। पोटेशियम अगर क्लोरीन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। अब अगर पोटेशियम और रुबीडियम की केमिस्ट्री तो सेम है तो रुबीडियम वाटर और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट देगा। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है रुबीडियम का वाटर के साथ बताया गया है जिसमें से रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने अल्कली मेटल्स को इसी तरह डिफाइन किया था, इनकी केमिस्ट्री हमने डिस्कस की थी
कि ये जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि जिस मेटल की हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे रुबीडियम को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड जो होगा वो रुबीडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और उसके साथ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा दैट इज हाइड्रोजन गैस, और वो गैस रिलीज हो जाएगी। रुबीडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन पर पोटेशियम क्लोराइड देगा। एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनकी केमिस्ट्री सेम होगी, तो रुबीडियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके रुबीडियम क्लोराइड देगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक एक्सप्लेनेशन जो है इनकी केमिस्ट्री ग्रुप फर्स्ट ए की जो केमिस्ट्री है, और स्पेशली विद रिएक्शन विद वाटर एंड क्लोरीन, लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाई हैलोजेंस आर सो रिएक्टिव। You know that halogens belong to group 7th A of the periodic table. P ब्लॉक में है, ग्रुप 7th A से है। उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पूछा गया है कि वो इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। हेलोजन का मतलब जो है सॉल्ट फॉर्मर है, कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे क्लोरीन हेलोजन है स्टूडेंट्स, और ये रुबीडियम के साथ रिएक्शन के बाद रुबीडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास आएगा रुबीडियम का सॉल्ट। स्टूडेंट्स, ये रुबीडियम Cl2 नहीं है, दिस इज Cl। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट ऐसे है। आंसर इसका क्या होगा इनकी रिएक्टिविटी का? बिकॉज ऑफ लो डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, अगर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन है, आयोडीन आयोडीन है, तो उनके बॉन्ड्स जो हैं वो आसानी से टूट सकते हैं। तो जब वो बॉन्ड टूटेंगे ये रिस्पेक्टिव एटमों में कन्वर्ट होंगे। अब एटम्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए ये रिएक्शंस को फास्ट शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की हेलोजेंस के मुतालिक, ये लेक्चर 17 और 18 में हमने डिस्कस किया था, जो कि आपके चैप्टर 13 के आखिरी पेजेस पर है, आखिरी ग्रुप है चैप्टर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। बोर्ड पर आप एनालिटिकल टेक्निक देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं कि ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कि एक सिस्टम में किस टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। मतलब अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, दिस इज आवर सिस्टम। अब इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम फाइंड आउट करें कि कितने एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम अमाउंट की बात करेंगे क्वालिटी, और जब हम टाइप की बात करेंगे क्वांटिटी। फ्लेम टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम साल्ट्स ले लेते हैं, कोई भी साल्ट हो, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट का साल्ट हो, ग्रुप सेकंड का हो, ट्रांजिशन मेटल्स के साल्ट्स हो, सल्फेट्स हो, कार्बोनेट्स हो, वट एवर द कंडीशन इज। अगर हम सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल लें, सोडियम क्लोराइड में आपको पता है कि सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। उन आयंस को, सोडियम क्लोराइड साल्ट को जब हम बंसन फ्लेम पर बर्न करने की कोशिश करेंगे तो जो सोडियम आयंस होंगे वो एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेंगे। उन स्पेसिफिक कलर से हमें अंदाजा होगा कि ये कलर किस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड का या सोडियम का जो फ्लेम कलर है वो गोल्डन येलो कलर है। ठीक है, तो ये कलर क्यों प्रोड्यूस होगा? इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। जैसे अगर हम सोडियम पॉजिटिव आयन की बात करें तो सोडियम पॉजिटिव आयन में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2p6 होगा। मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन इज 2p6। अब 2p6 का एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी, बंसन फ्लेम से थर्मल एनर्जी गेन करके 3s में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, वहां से दोबारा जब एनर्जी लूज करके आएगा तो जो एनर्जी उसने लूज की है वो रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। विजिबल रीजन में अगर हो 400 से 800 नैनोमीटर में, वो हमें इन द फॉर्म ऑफ कलर नजर आएगा। इस टेस्ट को हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं, एनालिटिकल टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए। ग्रुप सेकंड ए को हमने डिस्कस किया था
जिसके मेंबर्स थे, टॉप मेंबर था बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा गया है हमसे। तो आंसर है इसका कि एटॉमिक साइज इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। एटॉमिक साइज के बारे में हमने जो इंफॉर्मेशन गेन की थी फॉर ग्रुप सेकंड ए, उसमें हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप इनके एटमों का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि शेल्स आर कंटिन्यूअसली एडेड। बेरिलियम में 2 शेल्स हैं, कैल्शियम में मैग्नीशियम में 3 है, कैल्शियम में 4, 5 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक साइज एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स का। सेकंड हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया था। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स with which an atom attract the shared pair of electrons towards itself। इन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हमने किस तरह एक्सप्लेन किया था? वो ये था कि साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब आपको पता है कि डाउन द ग्रुप इन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि शेल्स ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली या एज ए रिजल्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको हम एटॉमिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ये हमने बार बार इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ऑफ द प्रिंसिपल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, मैग्नीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 प्रैक्टिस कर दी होगी आपने। और फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। 1 मोल स्टूडेंट्स, 1 मोल का फैक्टर आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जिनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं वो डिस्कस किए, और जो कि क्वेश्चन 6 का डिमांड था। ये आंसर, ये एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर नंबर 12 किताब में पेज 23-24 पर ये एक्सप्लेनेशन या ये ट्रेंड या ये प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर आपने रीड करनी है इन चीजों को। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर इसको टाइम नहीं दोगे तो आपने जो याद किया है, जो सीखा है, वो आप भूलते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था नाइट्रेट्स के केस में और कार्बोनेट्स के केस में। क्वेश्चन में जो वर्डिंग है वो जरा सीखने की कोशिश करें। जब हमें ये अल्फाज समझ में आ जाएंगे हम जवाब देने के काबिल होंगे। अब थर्मल हीट को कहते हैं स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स वो सब्सटेंसेस हैं जहां पर NO3 आयन मौजूद हो और कार्बोनेट्स में CO3। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। अगर हमारे पास ग्रुप सेकंड ए के नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स हो, जैसे बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एंड सो इज द केस विद द कैल्शियम एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब इनको जब हम हीट देंगे तो ये डिकम्पोज होंगे या डिकम्पोज नहीं होंगे। अगर नहीं होते हम कहते हैं कि दे आर थर्मली स्टेबल, और अगर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर थर्मली अनस्टेबल, डिकम्पोज होंगे। इसका आंसर जो है हमने एक्सप्लेन किया था इस टॉपिक को पोलराइजिंग पावर की बेस पर, पोलराइजेबिलिटी की बेस पर और हाई चार्ज डेंसिटी की बेस पर। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रुप सेकंड ए की कि उनके जो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स हैं वो थर्मल स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको याद हो, टॉपिक में हमने डिस्कशन की थी कि द ग्रुप सेकंड ए कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर थर्मली लेस स्टेबल देन द ग्रुप फर्स्ट ए। ग्रुप फर्स्ट ए के जो मेंबर्स हैं उनके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स थर्मली स्टेबल थे ग्रुप सेकंड से। क्यों? इसलिए क्योंकि ग्रुप सेकंड ए के जो मेंबर्स हैं उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है।
क्यों पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द हाई चार्ज डेंसिटी। नंबर ऑफ शेल सेम होंगे लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्रुप सेकंड ए पर ज्यादा है, इसलिए वो हीट देने से डिकम्पोज होंगे, जल्दी होंगे। इसका आंसर या एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर 10 और 11 में डिस्कस किया था, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स को, और पेज 22 और पेज 27 पर ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हाई कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर मोर थर्मली स्टेबल देन द ग्रुप सेकंड ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही एक्सप्लेनेशन हमने की कि ग्रुप फर्स्ट ए का जो पोलराइजिंग पावर है वो कम है, ग्रुप सेकंड ए का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। ग्रुप फर्स्ट ए का जो चार्ज डेंसिटी है उनकी कम है और ग्रुप सेकंड ए की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से और साथ में पोलराइजेबिलिटी की वजह से ग्रुप फर्स्ट ए के जो कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स हैं, दे आर थर्मली मोर स्टेबल देन द ग्रुप सेकंड ए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10, 11 और पेज 22, 27 पर ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मतलब ये दो क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से पिक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि हाउ बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स। बेरिलियम क्यों अपने ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने ग्रुप्स में बात की थी कि हर एक ग्रुप का जो टॉप मेंबर होगा वो अपने ग्रुप के या अपनी फैमिली जो है उनकी उससे डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। वो क्यों? वो उसकी स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से, जैसे यहां पर बेरिलियम की केस में है, स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से बेरिलियम जो होगा अपने ग्रुप के मेंबर से अलग बिहेवियर शो करेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लेक्चर 14 पेज 27 बुक में देख लें तो वहां पर और भी जो रीजंस बताए गए हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन सारे रीजन बेस्ड किन दो पॉइंट्स पे है? स्मॉल एटॉमिक साइज पर और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जैसे अगर हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करें बेरिलियम की केस में, बेरिलियम के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके साल्ट्स बंसन फ्लेम में कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बेरिलियम जो है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने स्ट्रांगली बाउंडेड है न्यूक्लियस की तरफ कि बंसन फ्लेम का टेम्परेचर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर सकता। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है हमसे कि स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन दे किस ग्रुप के लिए? ग्रुप 4th ए के जो क्लोराइड्स हैं। ग्रुप 4th ए जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होगा, SnCl2Cl4, PbCl2Cl4, उसका पूछा गया है कि उनके क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन हमने ग्रुप 4th ए की केमिस्ट्री में दी थी और वहां पर जो रीजन हमने एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप के टॉप मेंबर्स डाइक्लोराइड नहीं बनाते, लेकिन ग्रुप के जो बॉटम में जो मेंबर्स हैं जैसे लेड है और Sn है, स्टैनम है या टिन उसका इंग्लिश नाम है, तो ये डाइक्लोराइड बना सकते हैं। ऊपर नहीं बना सकते, नीचे बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सारे एलिमेंट्स की सेम है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये इसलिए स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों है या क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कहते हैं कि लेड में जो 4f सबशेल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उनको शील्डिंग इफेक्ट में जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं अदा कर पाते। मतलब ये है कि वो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के s सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p सबशेल में प्रोमोट नहीं हो सकते, जिससे उसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और टेट्राक्लोराइड बनेगा उसका। तो ये स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन थी, थोड़ी बहुत डिस्कशन की, जस्ट आइडिया देना था आपको। बाकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेक्चर 15 में और पेज 31 पर किताब में मिलेगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि व्हाई फ्लोरीन F2 फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन Cl2। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने से पहले आप जरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये वो एटम होगा या ये वो मॉलिक्यूल होगा जो दूसरे एटमों या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करवाए और खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन स्टूडेंट्स। और इस प्रोसेस को हम, या उस एटम को जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन दूसरे एटमों से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्लोरीन क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता दूसरे एटमों या मॉलिक्यूल से, और फ्लोरीन निकाल सकता है, आयोनाइज करवा सकता है। तो उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, लो बॉन्ड एनर्जी, स्मॉल साइज और हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बॉन्ड एनर्जी तो स्टार्ट में ही आपको बताया गया कि ये वो एनर्जी है कि जिससे हम 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ सके। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स इन गैसियस स्टेट, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी उसको हम कहते हैं। इनके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, आसानी से टूट सकते हैं। तो जब ये आसानी से टूट सकते हैं इसलिए ये आसानी से दूसरे एटमों से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आखिरी जो रीजन बताया गया है कि हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर में सीखा था, वहां पर वैल्यूज दी गई थी एक टेबुलर फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यह है कि कोई एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में है और हाई है। अगर हम इनको नेगेटिव में लें तो फिर नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी उतनी आसानी से ये रिड्यूस होंगे, और अगर पॉजिटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा होगी ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। लेक्चर 18 पेज 37 पर ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट नॉट आयोनिक इन नेचर। ये बेरिलियम पिक्यूलियर बिहेवियर है, या हम कह सकते हैं कि हाउ बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स। उसी टॉपिक के हेडिंग के अंडर ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। बेरिलियम का स्मॉल एटॉमिक साइज है और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ये जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस है भी नहीं कि क्लोरीन बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने शेल में ऐड कर ले। नो, देयर मस्ट बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस पावर के साथ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी पावर के साथ बेरिलियम भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो शेयरिंग होगी वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी और बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा रादर देन आयोनिक बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन पेज 28 और लेक्चर 14 में आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 13 में कि एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस या व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस? हम कहते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जब इनको एसिड के अगेंस्ट रिएक्ट करवाया जाता है दे एक्ट्स एज अ बेस, लेकिन जब इनको बेसिस के अगेंस्ट रिएक्ट करवाया जाता है दे एक्ट एज एन एसिड, तो इसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि केमिस्ट्री में जब हम कोई बात करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे, तो उनको हमने केमिकल रिएक्शन से प्रूव भी करना है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम HCl के अगेंस्ट रिएक्ट करवाते हैं तो इट एक्ट्स एज अ बेस। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिक एक्शन है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेरिलियम का सॉल्ट बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। और हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने एज अ बेस एक्शन किया है। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर बेस था, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो फिर उसके मुकाबले में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज अ एसिड एक्शन करेगा, वीक एसिड, क्योंकि HCl के मुकाबले में वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस होगा,
ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड होगा लेकिन वीक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सोडियम बेरिलेट जिसको हम कहते हैं, और यहां पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने एसिडिक नेचर शो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन इज लार्जर देन ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड पीरियड। अगर आपको याद हो एटॉमिक साइज का ट्रेंड जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने कहा था कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल्स हैं, इनकी जब हम बात करेंगे मेटेलिक रेडियस की बात हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सिलिकॉन था, फास्फोरस था, सल्फर था और क्लोरीन। हमने बात की थी कि दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट रेडियस की बात होगी। जब हम आर्गन तक पहुंच गए थे तो हमने कहा था कि इट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज स्टेबल लाइक मॉलिक्यूल एंड इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल एटम आर्गन। जब हम आर्गन को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे, द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मेटेलिक फोर्सेस से इन केस ऑफ मेटल्स और कोवेलेंट फोर्सेस से इन केस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स उनसे वीकर फोर्स है। तो साइज जो होगा आर्गन का इसलिए बड़ा होगा ग्रुप के मेंबर से, क्योंकि वहां पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व हैं दोज आर वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर नंबर 3 पेज 4 बुक में पेज 4 पर दस्तयाब है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 15 नंबर कि व्हाई fall in ionization energy occurs at aluminum and sulfur in same period। क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो एटम का साइज कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम पर क्यों डिक्रीज हो जाती है और उसके बाद सल्फर पर क्यों डिक्रीज हो जाती है, उसका एक रीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की केस में आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p1 में होगा। अब 3p1 जो है ये हायर एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा हायर एनर्जी शेल से आसानी से रिलीज होगा। सेकंड हम कह सकते हैं कि दिस इज पार्शली फिल्ड एंड पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से रिमूव होगा। इन केस ऑफ सल्फर इलेक्ट्रॉन्स आर 3p4 3s2 3p4। अब p अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, लेकिन p4 है तो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है एक x ऑर्बिटल में होगा, दूसरा py ऑर्बिटल में, तीसरा pz में। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो px में जब आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, वो किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन जब किसी ऑर्बिटल में वो आ जाएगा तो एक का स्पिन प्लस हाफ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन नेगेटिव हाफ होगा। वहां पर रिपल्शन होगी तो थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करने के लिए। और इसका रीजन ये भी है, ये इस स्टेटमेंट का रीजन भी है कि क्यों p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास इसी तरह के रिपल्शन नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन मौजूद है लेक्चर 13 पेज 4 पर, वहां पर एक ग्राफ हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि वाई कंपाउंड्स ऑफ SN4+, जब स्टेनम 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जिसको हम स्टेनिक कंडीशन कहते हैं, आर कोवेलेंट इन नेचर व्हाइल दोज ऑफ स्टेनस 2+ आर आयोनिक इन नेचर। पूछा गया है कि अगर स्टेनम पर 4+ पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, और अगर उस पर 2+ पॉजिटिव चार्ज हो तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हमने फजान्स रूल डिस्कस किया था, और उस रूल में ये बात की गई थी कि अगर पॉजिटिव आयन है उसका साइज कम है, उस पर हाई चार्ज डेंसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज पर, और जो नेगेटिव आयन होगा उसका साइज ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट इन नेचर होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा एज कंपेयर टू 2+। तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगी वो आयोनिक कंडीशन होगी, और SN4+ में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी फिर फजान्स रूल के मुताबिक। आंसर इसका है लेक्चर 15 में और पेज 30 पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसके साथ साथ शेयर की गई।
अगर आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल रिक्वायर्ड है तो स्टूडेंट्स, बल्कि आप लोगों के लिए लाजमी है, तो स्टूडेंट्स अपने ये लेक्चर्स दोबारा रिवाइज करें, किताब उठाएं, किताब सामने रखें और लेक्चर सुने, क्योंकि लेक्चर्स में ज़्यादातर सेंटेंसेस बुक के ही लिखे गए हैं। तो जो किताब में जो जुमले दिए गए हैं उनको बोर्ड पर एक्सप्लेन किया गया है। इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।